और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से जो मुंबई से आ रही है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध हालत में स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया है। मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया के पास मिली संदिग्ध एसयूवी में जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। बॉम्ब स्क्वाड और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। मामले की जांच के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मुकेश अंबानी का जो घर है एंटिलिया, उसके पास एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी हुई थी। अगर लावारिस कहें तो गलत नहीं होगा, एक स्कॉर्पियो, और उसके अंदर जेलेटिन की छड़ें मिली हैं। यह खबर अपने आप में हैरान करने वाली है। सीधे चलते हैं, अश्विनी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। अश्विनी, पूरी खबर की जानकारी दीजिए। जी देखिए, करीब 4 से 5 बजे के दरमियान मुंबई पुलिस को जानकारी मिली कि एक स्कॉर्पियो कार अंबानी के घर से कुछ मीटर की दूरी पर ही खड़ी है। जो नंबर प्लेट है उस कार का, वो अंबानी के घर में इस्तेमाल की जा रही रेंज रोवर की कार का है। जिसके बाद तत्काल मुंबई पुलिस की टीम यहां पहुंची और जब जांच शुरू हुई तो पता चला उसके अंदर जिलेटिन की छड़ थी। जिसके तुरंत बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम बुलाई गई, पूरी तरह से जाँच की गई और जिलेटिन की छड़ों को सावधानी से निकाला गया। और तुरंत इस पूरे मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच की 4 टीमें बना दी गई। एटीएस इस पूरे मामले की जांच करी और मुंबई पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस जगह पर पहुंच गए। मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहूंगा। एक आम दर्शक को ये जरा समझाइए, देखिए तस्वीर, जेलेटिन की छड़ें होती क्या है? बाहर की तस्वीर है और आप देखिए किस तरह से सुरक्षा यहाँ पर तैनात की गई है। जी देखिए, जो जिस तरह से विस्फोटक बनाए जाने में इस जिलेटिन की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में अंबानी के घर के थोड़ी देर पर इस तरह से मिलना अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, बहुत डराने वाली बात है। और यही वजह है कि अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा आप देखिए एकदम चाक चौबंद की गई है, किले नुमा स्थिति यहाँ। अश्विनी, मुझे एक और चीज समझाइए, मैं इस बात को लेकर हैरान हूँ। आपने बताया जो उनके घर में एक गाड़ी है रेंज रोवर जिसका इस्तेमाल होता है, वही नंबर प्लेट की गाड़ी लगा के पीछे जिसमें जेलेटिन की स्टिक्स मिली हैं। जी, जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक जो रेंज रोवर कार है उसका नंबर प्लेट इस स्कॉर्पियो पर लगाया गया था और यही वजह थी इस गाड़ी की पार्किंग जहां हुई थी उस पर शक गया और शक के आधार पर मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी के बाद जांच हुई। जांच में जिलेटिन की छड़ें इस कार के अंदर मिली हैं, जो बेहद ही गंभीर बात है। ऐसे में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम भी जांच के लिए लगा दी गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कोई रिएक्शन अंबानी परिवार की तरफ से कर रहा है। जाहिर सी बात है, जिलेटिन की छड़ें मिलना बहुत ज्यादा गंभीर बात है। यही वजह है कि एटीएस की टीम इसमें जांच कर रही है। जी, मैं सुनना चाह रहा था कि अगर कोई रिएक्शन था अंबानी परिवार से, लेकिन संदिग्ध कार मिलने पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान आ गया है। अंबानी के घर के पास संदिग्ध कार मिलने पर अनिल देशमुख का बयान, संदिग्ध कार में जेलेटिन मिलने की जांच की जा रही है। अनिल देशमुख ने कहा है क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएगी। बेहद हैरान करने वाली खबर है। अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं कोरोना की फिक्र की ओर। हम कोरोना की फिक्र लगातार दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को ये वायरस दोबारा डराने लगा है। अब इसकी वजह से 7 राज्य जिन्होंने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी है। इनमें सबसे ऊपर है महाराष्ट्र, जिसके साथ केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बुधवार यानी 24 फरवरी को कुल जितने नए केस मिले हैं वो पूरे देश में मिले नए मरीजों का करीब 90% है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन राज्यों में जिस जगह पर ये केस बढ़ रहे हैं वहां लॉकडाउन क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर कंटेनमेंट जोन्स को लॉकडाउन कर दिया जाए और वहां पर सबसे पहले वैक्सीन पहुंचा दी जाए तो ये खतरा बहुत हद तक टल सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, सरकारें क्या चाहती हैं और आम आदमी क्या चाहता है। लेकिन सबसे पहले देश में कोरोना की मौजूदा रफ्तार देख लेते हैं। देश में बुधवार को 16,738 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बीते 28 दिन में यह पहली बार है जब 24 घंटे के अंदर 16,000 से ज्यादा मामले मिले। इसके पहले 28 जनवरी को सबसे ज्यादा 18,912 लोग संक्रमित पाए गए थे। इसके साथ ही
भारत फिर से दुनिया का चौथा देश बन गया है जहां सबसे ज्यादा केस मिल रहा है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर फ्रांस है। ये फिक्र की बात इसलिए है क्योंकि एक हफ्ते पहले तक भारत डेली नए केस मिलने के मामले में टॉप 10 देशों की लिस्ट से बाहर था। मरीजों की रफ्तार बढ़ते ही ये चौथे नंबर पर पहुंच गया है और इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार महाराष्ट्र है, जहां कोरोना संक्रमण के मामलों ने 126 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की नई लहर धीरे धीरे विकराल रूप लेती जा रही है। यह महाराष्ट्र का वो इलाका है जहां कोरोना के कहर ने सबके होश उड़ा दिए हैं। वाशिम जिले के देगांव में एक हॉस्टल में 229 स्टूडेंट्स और 4 स्कूल कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 327 बच्चों में से 229 बच्चे आरटीपीसीआर पॉजिटिव आए, लेकिन वो सभी बच्चे किसी को ही सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ उनका टेस्ट किया और उनको कॉमन कोल्ड था। सभी को ट्रीटमेंट दी गई है। वाशिम वही जिला है जहां 2 दिन पहले सूबे के वन मंत्री संजय राठौड़ हजारों समर्थकों की भीड़ लेकर पोहरा देवी मंदिर पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी थी। क्या आम और क्या खास, सब लोगों की ऐसी लापरवाही के चलते कोरोना का कहर महाराष्ट्र में फिर रिकॉर्ड तोड़ने लगा है। 126 दिन बाद महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बुधवार को यहां 8807 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके पहले 21 अक्टूबर 2020 को 8142 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। मतलब ये कि महाराष्ट्र में कोरोना एक बार फिर डेंजरस स्पीड से बढ़ रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि इस दौरान महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित के डेली केस करीब करीब डबल हो गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है और अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य में 8000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि मुंबई शहर में 1000 से ज़्यादा यह आंकड़ा जो है वो पार हो गया है। मुंबई में इससे पहले डेली केसेस का आंकड़ा 1000 के पार पिछले साल 28 नवंबर को दर्ज किया गया था। तब 1063 मामले सामने आए थे और उसके बाद 24 फरवरी को 1167 नए केस मिले हैं। मतलब ये कि मुंबई में हालात ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बहुत से लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मास्क कहाँ है आपका? क्यों नहीं लगाया? पास में खाना खा रहे हैं थोड़ा, इसके लिए मास्क पहना था। ऐसा था आपने कैमरा देखने के बाद मास्क ऊपर किया? हाँ तो ऐसा था तो ऐसा किया। तो वो गलत तरीका है ना मास्क पहनने गलत का? तरीका, थोड़ा गैस बनता है तो क्या बोले। अभी हम लोग का 52 एज हो गया, चमड़ा सिकुड़ गया, थोड़ा नीचे ऊपर हो जाता। अब भी निकाला है। सुबह 6:30 बजे से मैं जॉब पे रहता हूँ, तो अभी जस्ट गाड़ी में फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, इसके लिए निकाला था। खुद बीएमसी के कर्मचारी अपने मास्क नहीं पहना? अरे मास्क पहना है, थोड़ा नीचे निकाला था। मास्क नहीं पहनने को लेकर कोई सफेद झूठ बोलता है तो कोई बहाना बनाता है, लेकिन शायद ये लोग भूल गए हैं कि इनकी इसी लापरवाही के बहाने ही कोरोना न सिर्फ ऐसे लोगों को बल्कि इनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी चपेट में ले सकता है। बहाने सुने आपने? चेहरा सिकुड़ गया है, 52 एज हो गया, एक बोल रहा है गैस बनता है। सोचिए जरा, जब कोरोना अटैक करता है तो कोई बहाना नहीं दिखता है। कोरोना किस तरह फिर से पैर पसार रहा है, ये आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नए केस मिलने के साथ ही एक्टिव केस का बढ़ना भी फिक्र की बात होती है। एक्टिव केस मतलब कोरोना से संक्रमित वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो अस्पतालों में भर्ती हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब है कि हालात बिगड़ रहे हैं और इस लिहाज से देश के 4 राज्य सबसे ज्यादा चिंता का सबब बने हुए हैं। महाराष्ट्र यहां भी नंबर 1 पर है, जहां लगातार 13 दिन से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 11 दिन से, पंजाब में 9 दिन से और कर्नाटक में 7 दिन से एक्टिव केस की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना फिर से अभी चंद राज्यों में पैर पसार रहा है, कुछ चुनिंदा इलाकों में कहर बढ़ा रहा है और ये साफ साफ दिख रहा है, समझ आ रहा है। ऐसे में क्या ये सही नहीं रहेगा कि कोरोना की नई लहर का सामना कर रहे राज्यों की सरकारें प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लगाकर संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोक दें? यही बात आज हमने मुंबई के लोगों से पूछी, उनकी राय सुनिए। कोरोना के
मामले जहाँ जहाँ बढ़ रहे हैं आपको लगता है लॉकडाउन वहाँ पे लगा देना चाहिए? नहीं, ज़्यादा बढ़ रहा है उधर तो लगा नहीं देना चाहिए ना। हाँ। नहीं, सब जगह नहीं, जहाँ पे है उधर ही। नहीं, जहाँ जहाँ केसेस आ रहे हैं वहाँ पे तो प्रायोरिटी पे लगानी चाहिए, प्रायोरिटी पे वहाँ पे लगानी। और ये बताइए, एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना भी बंद कर देना चाहिए? थोड़ा स्टॉपेज, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहिए। हॉटस्पॉट जहाँ पे है, हाँ। अभी वहाँ की पब्लिक बाहर तो जाएगी, अगर थोड़ा भी अगर ढिलाई बरतेंगे थोड़ा तो बाहर निकलेगी ना पब्लिक, मतलब तो सील करना ही पड़ेगा ना मैडम। जहाँ ज़्यादा हो पहले लगना चाहिए। आपको लगता है सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए? ऐसा लगाना तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी रखनी चाहिए। जो अपना कोरोना के लिए अपन मास्क पहनते, सैनिटाइजर यूज़ करते, सोशल डिस्टेंस रखते। मुंबई के ज्यादातर लोगों ने कोरोना का नया केंद्र बन रहे इलाकों में लॉकडाउन लगाने की बात कही। उन्हें भी एक बार फिर से हालात बेकाबू होने का डर सता रहा है और यही डर देश के बाकी राज्यों को भी सता रहा है। इसीलिए वो उन राज्यों से कटने लगे हैं जहां मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के बाद लिस्ट में नया नाम पश्चिम बंगाल का जुड़ा है, जहां कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कुछ राज्यों में बढ़ता कोरोना संक्रमण कभी भी तेजी से बाकी जगह फैल सकता है। ये बात सभी को समझ में आ रही है। इसीलिए बहुत सारे लोग जल्द से जल्द लॉकडाउन के हक में बोल रहे हैं, तो कुछ लोग आर्थिक हालात का हवाला देकर कंप्लीट लॉकडाउन की जगह ज्यादा सख्ती बरतने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस लगाना चाहिए, तभी प्रिवेंशन होगा। अगर आप हॉटस्पॉट को, अगर आप एक किसी एरिया को आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसका अगर आप उसको नहीं देख रहे हो तो वो तो है कि पब्लिक आएगी और इसी तरह जो है संक्रमण फैलेगा। लॉकडाउन वहाँ पे लगा देना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए, अदरवाइज ये संभाले नहीं संभलेगा। नहीं मैडम, लॉकडाउन लगाना चाहिए जहाँ के, हाँ, जहाँ के कोविड केसेस ज़्यादा है वहाँ पे लॉकडाउन। इससे ज़्यादा लोग अगर लॉकडाउन करते हैं तो पंजाब बिहार का, पिछली बार देखा था पंजाब बिहार के और झारखंड और बिहार के लोगों को क्या स्थिति हुई थी, और यूपी के नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए? क्यों नहीं लगाना चाहिए? इस बार नहीं लगाना चाहिए, काम दाम है नहीं। तब हमें करना चाहिए क्योंकि प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। स्थिति बिगड़ने से पहले ये हो जाना चाहिए। लोकल जो अथॉरिटीज़ है यहाँ की, उनको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या हो रहा है। अगर ज़्यादा, क्योंकि स्प्रेडर कहीं होता है मे भी, अगर तो वहाँ पे तो फिर करना ही पड़ेंगे लॉकडाउन। लॉकडाउन सिर्फ उसी एरिया में करना चाहिए जहाँ पर केसेस बढ़े हैं। लॉकडाउन तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभी 8 महीने पहले ही लॉकडाउन लगा हुआ था और उसके बाद अभी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना के पक्ष में मैं नहीं हूँ और ये अनुचित भी होगा। नहीं, लॉकडाउन की दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जहाँ कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ क्यों ना लॉकडाउन लगा दिया जाए? जी बिल्कुल, लॉकडाउन लगाना चाहिए। हम लोग इंडियंस जो है ना, ये इस बात के लिए फेमस है, हम लोग रूल्स आप बनाते रहेंगे, हम लोग तोड़ते रहेंगे। तो जब तक हम लोग को कोई चीज स्ट्रिक्टली नहीं आएगी और जहाँ पे हम लोग का मॉनेटरी नुकसान नहीं आएगा, तब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे। मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन पूरी जगह लगा देना चाहिए अभी, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी। जागरूकता अगर फैलाई जाए वो लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी है, लोगों का रोजगार भी देखना है, लोगों का इनकम भी देखना है, बाकी चीजें भी देखनी है। भारत में कोरोना को लेकर एक खास ट्रेंड ये है कि भारत में कोरोना अभी अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में ज्यादा तेजी से फैल रहा है बनस्पत रूरल इलाकों के। जिन जगहों पर कोरोना के केस ज्यादा नहीं है, वहां के ज्यादातर लोग कोरोना हॉटस्पॉट में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में। और जो लोग लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोरोना से डर नहीं लगता, बल्कि संपूर्ण लॉकडाउन में होने वाली दिक्कतों का डर। लॉकडाउन में जिस तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसे सोचकर बहुत सारे लोग और सरकारें लॉकडाउन की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी कि जान है तो जहान है, इसीलिए संपूर्ण लॉकडाउन की तरफदारी कतई नहीं की जा सकती। लेकिन जो इलाके तेजी से कोरोना के हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं, सिर्फ उन इलाकों में तत्काल लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। इससे संक्रमित इलाकों से लोगों की आवाजाही रुकेगी, लेकिन इसका ज्यादा फायदा तभी होगा जब उतनी ही तेजी से ट्रेसिंग और टेस्टिंग भी हो। और सबसे अहम बात यह है कि वैक्सीनेशन का फोकस उन इलाकों पर हो जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए पहले वहां के लोगों का टीकाकरण करके कोरोना के खिलाफ कवच को मजबूत किया जाना चाहिए। वैक्सीन और वैक्सीनेशन की बात करें तो आज एक वैक्सीन का नाम दुनिया भर में गूंजा। वो वैक्सीन है अमेरिका कंपनी की जॉनसन एंड जॉनसन की। इसकी आज चर्चा होने की पहली वजह यह है कि यूएस FDA ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी पाया है। और दूसरी वजह यह है कि इसकी सिर्फ एक डोज की जरूरत पड़ेगी, जबकि अभी तक दुनिया में जितनी भी कोविड वैक्सीन है वो 2 डोज वाली है।
सिंगल डोज वाली ये वैक्सीन संक्रमण रोकने के लिए करीब 66% असरदार पाई गई है और इससे जल्द ही अमेरिका में अनुमति मिल सकती है। भारत के लिहाज से बात करें तो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भारतीय कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ समझौता हो रखा है, लेकिन भारत में इसका ट्रायल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये भारत नहीं आ सकती है, लेकिन जल्दी नहीं, काफी वक्त लगेगा। और यही वजह है कि इस वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना ठीक नहीं होगा। देश में कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, इन दोनों टीकों से जो टीकाकरण अभियान चल रहा है उसमें अपना नंबर आते ही हर किसी को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना के खिलाफ ये जंग जीती जा सके। कोरोना के बाद फिक्र किसानों की, जिनकी फिक्र अब किसान नेताओं से ज्यादा राजनेताओं को हो रही है। खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे नेताओं को आज किसान आंदोलन का 52वां दिन है और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन इस वक्त भी जारी है। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन सुर्खियों में नहीं, ना ही अखबारों में और ना ही न्यूज चैनलों पर। अगर किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन रही हैं तो वो है हरियाणा और जाटलैंड में हो रही महापंचायतें, जहां राकेश टिकैत से लेकर प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी तक कई नेताओं की सरगर्मी दिख रही है और ये लोग किसानों के जरिए अपनी खोई हुई साख और जनाधार वापस पाने को बेताब है। इसकी वजह भी कहा जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध में जाटलैंड के किसान नाराज हैं। यहां के किसानों में पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ गुस्सा है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने तय किया क्यों ना जाटलैंड की सच्चाई परखी जाए। जाटलैंड के किसान नए कानून को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी मांगे क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, ये सब बातें सीधे आपको ग्राउंड जीरो से बताई जाए, क्योंकि जाटलैंड ही उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बताई जाती है, राज्य की राजनीति की दशा और दिशा तय करती है। तो देखिए जाटलैंड से हमारे रिपोर्टर राहुल सिन्हा की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन 3 महीने से जारी है। इस आंदोलन में उत्तर प्रदेश की तरफ अगर जाएं तो नरेश टिकैत और राकेश टिकैत की अहम भूमिका है और इन दोनों की जन्मभूमि और कर्मभूमि है जाटलैंड। तो आज चलते हैं और देखते हैं कि इस जाटलैंड पर इस आंदोलन का क्या फर्क पड़ा है। क्या जाटलैंड में अब समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं? ये जाटलैंड है, उत्तर प्रदेश के किसानों का दिल। लेकिन यहाँ के किसानों का दिल किसके लिए धड़कता है और उनके दिलो दिमाग में नाराजगी किस बात की है? 3 कृषि कानून की, या फिर किसान नेताओं के बयानों की, या फिर कुछ और? जाटलैंड के असल मुद्दों को समझने के लिए हमने सबसे पहले राकेश और नरेश टिकैत के गढ़ की तरफ रुख किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 विधानसभा सीट आती है, जिसमें लगभग 50 सीटों पर जाट वोट का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो जाट नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, उसका फर्क क्या इन 50 सीटों पे पड़ेगा? आइए चलते हैं। तो ये जो 3 कानून है, इसको लेकर के आपको कुछ नाराजगी है सरकार से? नहीं जी, हमें तो कोई नाराजगी नहीं। हमें कोई नाराजगी नहीं भाई, ये है अपना जो है क्या कर रहे अपना जो, हमें कोई नाराजगी नहीं इसमें। आप ही के साथ के गाँव के लोग जब बाहर जा रहे हैं तो उनसे बात नहीं हो रही? नहीं जी, हम नहीं, ना हम गए आज लो, ना हमें बात करनी इनसे। जाटलैंड में चलते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं तो एक बात तो साफ तौर पर समझ में आती है कि यहाँ 3 कृषि कानूनों से बड़ा मुद्दा खेत में खड़ा ये गन्ना है। ट्रैक्टर जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद से लगातार चर्चा में है, वेस्ट यूपी में किसानों की खेती खलिहानी का बड़ा जरिया है। लिहाजा हमने भी हवा का रुख समझने के लिए ट्रैक्टर की ही सवारी की। तो यहाँ असल में परेशानी है, उसे तो कोई ठा ही नहीं रहा। यहाँ से असल परेशानी है हमारा पशुओं की। अच्छा, कुछ मील गन्ना भुगतानी टाइम पर जो है अपने दे रहे ये हैं, तो मान लीजिए ये छोटी छोटी बात है। एक जो डीजल पेट्रोल बहुत जो है अपने ऊपर पहुँच गया। अच्छा, हमारा 4 साल से गन्ने पे 1 रुपया नहीं बढ़ा, तो जो मान लिया असली बात है उसे तो कोई ठा ही नहीं रहा। यही जाटलैंड का असल सवाल है। इन्हें गेहूं और चावल से ज्यादा गन्ने के दाम से मतलब है, जो पिछले कई सालों से नहीं बढ़े। इनकी नाराजगी की वजह गन्ने की कीमत का ना बढ़ना है, 3 कानून नहीं। वैसे ये सच है कि वेस्ट यूपी देश का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा गन्ना किसान है और यहाँ की पहचान भी खेतों में लहलहाते गन्ने ही है।
देश का सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के कुल 520 चीनी मिलों में से 119 सिर्फ उत्तर प्रदेश में है और वेस्ट यूपी का चीनी उद्योग करीब 6.5 लाख लोगों को रोजगार देता है। यही वजह है कि जाटलैंड के किसानों के लिए असल मुद्दा गन्ना है। गन्ने का दाम है, ना कि गेहूं और धान के लिए एमएसपी। इस बार आपकी असल मुद्दे हैं क्या? असल मुद्दे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 कृषि कानून ही लोग कह रहे हैं कि किसानों के असल मुद्दे हैं। क्या ये असल मुद्दे हैं आपके? नहीं, हमारे असल मुद्दे कृषि कानून के जी हम मान भी लेते हैं। जो इन्होंने SMP रेट है, जो धरने पर बैठे वे भी नो कह रहे भाई हमें SMP को कानूनी जमा करा दो। ये कह रहे हैं मुझबन्नी कह रहे SMP है ठीक रहेगी। जब तीनों चीज़ रहेगी, तीनों बात बता रहे हैं तो फिर उसे कानूनी जमा करा दो। इस कानून को आपको पता है कि कानून क्या कहता है? इस कानून से क्या फायदा या नुकसान है, इस बारे में कुछ पता है? जहाँ तक उम्मीद है हमारे से तो इस कानून का कोई ताल्लुक नहीं। हमारे तो गन्ने की फसल है, गन्ने की तो बात करेंगे हम। और गन्ना हमारा मिल में जा रहा 4 साल तक रेट 1 रुपया नहीं बढ़ा। ऐसा काम कर रही है सरकार। और 4 साल तो और अड़ंगे है जो इसमें खर्च हो उन्हें भी ना बढ़ावे। डीजल कहाँ जा लिया, बिजली कहाँ जा ली, कहाँ तक पूर्ति होगी? यही मुद्दे हैं असल यहाँ के। भाई मुद्दे तो खैर यही हैं, पर हम मोदी को योगी को बढ़िया मानने हैं। हाँ मानना है बढ़िया, बढ़िया मानने पर जो उनकी समस्या हुआ तो बताओ। और वोट भी हम उसे ही देंगे भाई, मोदी को योगी को ही। समझ गए आप भी? जी हमारे आमद खर्चा मार रहा। किसानों से बात करके हमें पता चला कि जो इनके मुद्दे हैं उनका कृषि कानूनों से कोई रिश्ता नहीं। जो 3 कृषि कानूनों को लेकर बैठे हैं, किसान तो कह रहे हैं कि किसान उसकी वजह से परेशान है ज्यादा। भाई हम SMP को कानूनी जमा करवा दो, किसान उठ जाएंगे। हमारे यहाँ उससे वैसा यहाँ कोई ताल्लुक नहीं उसका, उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारा तो हो रही भाई खेती हो रही, हमारा मिल में जा करना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो हमारा हो रही घने दिन तो हो रही है आपके। हाँ वही हो रही जो मिल जते गन्ना लिख दे गन्ना लेंगे तेरा और अते हम उसे दे दे, वही अपनी समझते बीज बो फला बीज बो फला दवा गिरो। पर मुझे बताइए, आप तो बड़े बुजुर्ग हैं सब गांव के, आप ही के यहाँ के तो लड़के वहाँ जाकर बैठे हैं, आप ही के तो जो नौजवान और बाकी लोग हैं वो जाके बैठे हैं वहाँ। तो राजनीति वाले यार, वे राजनीति वाले किसान तो अपने खेत में काम कर रहे। जब उन्हें गन्ना का पेमेंट नहीं मिला बैठा था हाँ? कहीं वहाँ नहीं बैठेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही, कहाँ जाएंगे? और वे बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, जुआन लमड़े फिर है, रोजगार मिल नहीं रहे, कहाँ जाएंगे? गन्ने का किसान की भुगतान हो गया, अगर गन्ने का भुगतान हो गया तो सब घर आ जाएंगे। 14 चाहिए, 14 दिन में कहे थे 14 में नहीं 28 की जिम्मेदारी मैं तो वहाँ बैठने वाले बताओगे इस बात को तो कोई उठेंगे या नहीं। ढाई गुने हो गए भाई, बिजली का भी महंगा हो गया। कहाँ जाएंगे और ऐसे काम करेंगे भाई? हाँ बेरोजगारी। इतना तो साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का जाटलैंड अपनी जरूरतों को समझता है और ये बात ये किसान भी समझते हैं कि उनकी फसल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। तो जाटलैंड में घूमे और आपको जाट रेजिमेंट के लोग ना मिले, ऐसा अगर नहीं हो रहा आपके साथ में तो समझिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जाटलैंड में घूमते हुए हमें जाट रेजिमेंट के पूर्व एक सैनिक मिल गए हैं। ऑनररी कैप्टन के पद से वो रिटायर हुए हैं, सतवीर सिंह जी। सतवीर जी, सबसे पहले तो आप हमारे लिए, वैसे ही जाट रेजिमेंट पूरे देश के लिए गर्व का विषय रहती है, तो जवान और किसान दोनों भूमिकाओं में आप रहे हैं। आज हम जब जाटलैंड में घूमने निकले हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि जाटों का असल मुद्दा है क्या। लगा जब 26 जनवरी पे आपने लाल किले पे, बहुत बुरा अगर गलती से मेरा भाई या कोई जा करके ऐसा करता तो मैं खुद जा करके गोली मार देता। जाटलैंड में एक ऐसी जगह भी है जो कबड्डी गांव के नाम से मशहूर है। काकड़ा गांव के बच्चे 10 साल से ही कबड्डी खेलने लगते हैं ताकि उन्हें स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी मिल जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के किसानों को खेती में फायदा नहीं होता और अब कृषि कानून उन्हें समझ नहीं आ रहे। जाटलैंड में आज एक आपको ऐसे गांव में लेकर चल रहे हैं जिसे आप कबड्डी गांव भी कह सकते हैं। इस गांव में लगभग 5 से 6 कबड्डी के स्टेडियम है और गांव में लगभग हर दूसरा बच्चा कबड्डी का खिलाड़ी बनना चाहता है। क्यों बनना चाहता है कबड्डी का खिलाड़ी गांव का हर बच्चा? इस गांव में जी पहले से ही कबड्डी का खेल में रुचि है और इस खेल से नौकरी मिल रही है जी। रेलवे में, आर्मी में, एयरफोर्स में सब प्रो कबड्डी भी खिलाड़ी 8-10 प्रो कबड्डी भी खेल चुके हैं बच्चे, नौकरी भी मिल रही है इस तरह।
कितने साल से शुरुआत कर देते हैं बच्चे कबड्डी सीखना? यहाँ से 10 साल से बच्चा 10 साल से कबड्डी सीखना शुरू। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस क्षेत्र में गन्ना किसान है और वो भी परेशान है, वहां पर धान गेहूं के लिए लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के दम पर ही राकेश टिकैत अब 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद भवन तक मार्च का दम क्यों भर रहे हैं? ये कान खोल के सुनना दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। सीकर की महापंचायत में राकेश टिकैत का यह ऐलान इशारा कर रहा है कि जाटलैंड में किसान के नाम पर सियासत हो रही है और इसी को समझने के लिए हमारी पड़ताल आगे बढ़ी। जाटलैंड की एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि किसानों के अलग अलग मुद्दों को लेकर यहां जबरदस्त सियासी लामबंदी है। और नरेश टिकैत इनके सेनापति बनने को बेताब है, जिनके हाथ बतौर हथियार 3 कृषि कानून लग गया है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ ज्यादातर किसानों को नए कानून की पूरी समझ नहीं है। कुछ गलतफहमी तो कुछ सियासी बहकावे के शिकार हैं, लेकिन सबकी मांग एक है, गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, जो फिलहाल 325 रुपए प्रति क्विंटल है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, आपने तो जमाना देखा हुआ है। सरकार कह रही है कि किसानों को लेकर आज तक कभी किसी ने कुछ सोचा नहीं, पहली बार वो कानून लेकर आई कि कुछ सोचा जाए और हो सके। यूपी के किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब इसलिए है पंजाब और हरियाणा के मुकाबले कि यहाँ के किसान को सबसे कम एमएसपी मिलती है। यहाँ पर अनाज की मंडियाँ खुली नहीं जैसे पहले खुल जानी चाहिए थी। पंजाब हरियाणा का किसान यहाँ के किसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा संपन्न है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि ये जो नए कानून या कुछ तो ऐसे बदलाव आने चाहिए थे जिससे आपकी स्थिति और बेहतर हो? हमारे यहाँ गन्ना ज़्यादा हो जी, उधर गेहूँ ज़्यादा हो, चावल ज़्यादा हो। हमारे गन्ने के बारे में तो सोचा ही नहीं इन्होंने, कुछ क्या बता रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारा पेमेंट नहीं कर रहे, भाव नहीं कुछ दे रहे, 1 रुपया इन्होंने बधा नहीं जनता पावर में आए। तो हमारे बारे में तो पूरा सोच रहे हैं, हम भी इनके बारे में सोच रहे हैं। इबलो सोचा, इब करके भेज दिए, भाग्य भी सोचेंगे इनके बारे में जो कुछ सोचना, जैसे हमारी खेल करेगा सही हम करते रहेंगे। ये सच है कि पिछले 3 साल में सरकार ने गन्ने के मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया, लेकिन किसानों का कहना है कि ये राहत पैकेज भी हर किसी तक नहीं पहुंचा। वैसे ये नाराजगी कम लोगों में दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि ये जाटलैंड का राजनीतिक मूड बिगाड़ दे। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 29 में 18 सीटों पर जाटों का सीधा असर है और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 21 सीटें जीती थी। हालांकि यहाँ 3 कानून और एमएसपी से अलग एक और तबका है जो हर मुद्दे से बेफिक्र है। ये बताइए, जो 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, आप मानते हैं सही है? और क्या ऐसी चीज़ें इस कानून में जो किसानों के लिए नुकसानदायक है? जी हमें क्या ज्ञान है इस बात का, जो वहाँ पर दिल्ली के लोग हैं जो हैं खिलाफ है, तो हम क्या। राहुल सिन्हा, TV9 भारतवर्ष, मुजफ्फरनगर। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे लाल किला हिंसा का आरोपी और पंजाब का शातिर गैंगस्टर लखा सिधाना पंजाब के मुख्यमंत्री के गांव में 1.5 घंटे तक मौजूद रहा। पुलिस उसे छू तक नहीं सकी। यहीं पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या लखा को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? अब एक और खबर सुनिए जिसमें पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के बारे में है खबर, जिसकी असली पहचान हत्या और फिरौती जैसे अपराध से जुड़े माफिया के तौर पर है। मुख्तार अंसारी जनवरी 2019 से पंजाब की जेल में। पंजाब पुलिस 2 साल पहले मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर ले गई। प्रोडक्शन वारंट ऐसे आरोपियों के खिलाफ जारी होता है जो पहले से किसी मामले में जेल में होते हैं। मुख्तार को पंजाब पुलिस पहले मोहाली ले गई और वहां से रूपनगर यानी रोपड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद से यूपी पुलिस लगातार पंजाब पुलिस के पास गई और यूपी में चल रहे मामलों की जांच के लिए मुख्तार की कस्टडी मांगी, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा और यह मामला इतना गंभीर हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और वहां यूपी सरकार के वकील को यहां तक कहना पड़ा कि पंजाब सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्तार अंसारी के पीछे खड़ी, यानी मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार का राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार के वकीलों ने एक दूसरे के खिलाफ क्या दलील रखी। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर.एस. रेड्डी की बेंच में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस इस हद तक पहुंच गई कि दोनों बेंच को संबोधित करने के बदले एक दूसरे से ही जवाब तलब करने लगे। मेरा मुवक्किल एक छोटा और मामूली आदमी है जिसके पीछे उत्तर प्रदेश सरकार पड़ी है। आपके मुवक्किल इतने छोटे आदमी हैं कि इन्हें बचाने के लिए पूरी पंजाब सरकार बेशर्मी के साथ खड़ी है। अगर मैं इतना ताकतवर हूं तो मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई 2 मार्च तक के लिए टल गई, लेकिन एक सवाल लगातार बना हुआ है। क्या मुख्तार अंसारी सिस्टम में मौजूद खामियों का फायदा उठा रहा है? आप इस बात को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलाहाबाद के स्पेशल MP MLA कोर्ट में हत्या, फिरौती, धोखाधड़ी जैसे मामलों में 10 केस चल रहे हैं। इसी स्पेशल कोर्ट के आदेश पर मुख्तार अंसारी बांदा की जिला जेल में बंद था। इस केस में 8 जनवरी 2019 की तारीख महत्वपूर्ण है। उसी दिन मोहाली में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक अदालत मुख्तार के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी करती है। ये प्रोडक्शन वारंट मुख्तार के खिलाफ मोहाली में दर्ज एक केस के सिलसिले में जारी होता है, जिसमें एक बिल्डर ने आरोप लगाया था कि उसे फोन करने वाले ने 10 करोड़ की फिरौती मांगी और अपना नाम कोई अंसारी बताया। यहां पर धारा 276(2) के बारे में भी जानिए। ये धारा कहती है कि अगर सेकंड क्लास के किसी मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई ऑर्डर जारी होता है तो इस पर जेल का अधिकारी तभी कार्रवाई करेगा जब उस पर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भी मोहर लगेगी, यानी जेल बिना जज से पूछे आरोपी को नहीं छोड़ सकती। लेकिन 22 जनवरी 2019 को बांदा के जिला जेल के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने बिना स्पेशल कोर्ट के जज की अनुमति के ही मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट की कस्टडी में दे दिया, जिसको लेकर के बांदा जिला जेल के अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच तो चल रही है, लेकिन इसके बाद का घटनाक्रम और चौंकाने वाला है। 24 जनवरी 2019 को मोहाली के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुख्तार अंसारी को बांदा जेल भेजने के बजाय पंजाब के ही रूपनगर जेल में भेज दिया। तब से मुख्तार अंसारी इसी जेल में बंद है। खास बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में मुख्तार ने जमानत के लिए भी आवेदन नहीं किया और न ही मोहाली फिरौती केस में पंजाब पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल की। कानून ये कहता है कि तय समय में चार्जशीट फाइल नहीं होने पर मुल्जिम को जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यूपी पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ मोहाली में दर्ज केस के बारे में एक अहम मुद्दा उठाया है। पुलिस का कहना है कि मोहाली में दर्ज FIR के मुताबिक 7 जनवरी 2019 को शाम को 7:09 पर अंसारी नाम के एक शख्स का फोन आया जिसने फिरौती मांगी। इसी मामले में मोहाली पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा से लेकर के मोहाली पहुंची, लेकिन पुलिस ये भी जानना चाहती है कि जब 7 जनवरी 2019 को शाम को 7 बजे मुख्तार अंसारी बांदा की जेल में बंद था, तो आखिर जेल से उसने किसी को कैसे फोन किया। और सबसे बड़ी बात, आखिर पंजाब पुलिस ने इस बात की जांच जरूरी क्यों नहीं समझी? तो क्या मान लिया जाए कि मोहाली में मुख्तार के खिलाफ FIR और बांदा जेल से मुख्तार को पंजाब पुलिस के हाथों सौंपना मुख्तार को उसी की मर्जी की जगह पर भेजने की कोई बड़ी प्लानिंग थी? जवाब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि खुद पंजाब सरकार कह रही है मुख्तार तो एक छोटा और मामूली आदमी है। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए उसे यूपी पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता। इस मामले में अलका राय की चर्चा बहुत जरूरी है, जो कि यूपी के मोहम्मदाबाद से विधायक हैं। अलका राय कृष्णानंद राय की पत्नी हैं, जिनकी वर्ष 2005 में हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय उस समय बीजेपी के विधायक थे। मुख्तार अंसारी इस हत्या का प्रमुख आरोपी था, लेकिन सबूतों के अभाव में सीबीआई कोर्ट ने उसे 2 साल पहले बरी कर दिया। अलका राय ने पिछले दिनों कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखकर कहा था कि उनकी कांग्रेस सरकार मुख्तार को बचाने में लगी हुई है, लेकिन प्रियंका ने अलका राय की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। अलका राय से आज फिर हमने मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर बात की और उन्होंने आज फिर एक बार प्रियंका गांधी से अपील की कि वो मुख्तार को यूपी भेजने में मदद करें।
कि पुनः उनको निवेदन है कि आप पंजाब में जो मुख्तार जैसा अपराधी बैठा हुआ है और राजस्थान में उसका बेटा अब्बास जो 25,000 का इनामी है, ये सब गुंडा माफियों को बचाने में क्यों लगी हैं? आप सहयोग करिए, उनको यूपी भेजने का कष्ट करिए। उत्तर प्रदेश पुलिस 32 बार जा चुकी है, तो कम से कम उनको भेजना चाहिए। सारी केसें उत्तर प्रदेश में हैं और एक है पंजाब में, तो उसको एक केस के लिए कोई ऐसा इशू नहीं बनता है कि वो नहीं जा सकता है, उसको यहाँ भेजना चाहिए। सारी केसें यहीं पे है उत्तर प्रदेश में। कमाल की बात यह है कि पंजाब सरकार मुख्तार की सेहत की चिंता कर रही है और मुख्तार कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं जाएगा। भारत में संघीय ढांचे के तहत शासन चलता है और कानून व्यवस्था राज्यों का मामला होता है, लेकिन कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए राज्यों को आपस में सहयोग करना चाहिए, ना कि इसमें राजनीतिक सुविधा देखनी चाहिए। और अगर अपराधियों या आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है तो ये पूरे लोकतंत्र के लिए फिक्र की बात है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध कार कल रात कार पार करते देखा गया। ये खबर एंटिलिया के लिहाज से हम आपको बता रहे हैं। एंटिलिया के पास मिली थी संदिग्ध कार। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार में जिलेटिन की छड़ें। कल रात ये सीसीटीवी में जो तस्वीरें आई हैं वो ये है कि कल रात ये सीसीटीवी में कार को पार करते देखा गया है। हमारे सहयोगी ने बताया है कि जो सीसीटीवी सामने से कैप्चर किया गया है उसमें भी कहीं छेड़छाड़ की खबर आ रही है। और अब देखते हैं जो है सो है। पहले पढ़े लिखों को अंगूठा लगवा दिया और अब कोरोना के बाद चेहरा दिखाना पड़ता है मशीनों के सामने। हाजिरी वाली मशीनों को कुछ चेहरे पसंद आ रहे हैं और कुछ का खुद की तरफ देखना शायद उन्हें घूरना लग रहा है और वो बुरा मानकर हाजिरी मार्क ही नहीं कर रहे। ऑफिसों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम्स का अजब हाल है। कभी किसी कंपनी की मशीन और सॉफ्टवेयर को 100% फ्लॉलेस नहीं पाया गया। ये रहस्य आज भी कायम है कि मशीनें बेईमान हैं या एम्प्लॉइज। कई जगह अटेंडेंस की पंक्चुअलिटी पर इतना जोर दिया गया कि वो काम जिसके लिए कर्मचारी ऑफिस आते हैं सेकेंडरी हो गया और बस हाजिरी टाइम पर लगाने पर जोर रहा। इसीलिए कुछ ऑफिसों में तो खुसफुसी नारे भी बन गए। इन आउट जरूरी है, काम तो मजबूरी है। लंच और पंच का टाइम सही हो, काम बेशक नहीं हो। कुल मिलाकर जिंदगी का फलसफा इधर कसो तो उधर ढीला, यहां भी लागू है। बाकी तो जो है सो है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।